तो हम आ जाते हैं अपने रेगुलर लेक्चर की तरफ जनाब। In the last class, we have discussed some of the basic crops. भाई पेपर होम बेस्ड हैं या फिजिकल होंगे? होम बेस्ड तो खैर नहीं होंगे, इसके लिए तो आप ये चीज तो अपने जहन से निकाल दें। लेकिन फिजिकल होंगे या किस तरह से होंगे, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि होम बेस्ड एग्जाम्स का कोई कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द मेन क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। हमने व्हीट डिस्कस किया था, राइस, शुगर केन, और वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सम ऑफ द यू कैन से कि what are the farming fruits which can be found in Pakistan. हमने ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स को थोड़ा सा देखा था। ठीक है, एक या दो क्रॉप्स मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, या मैंने लास्ट क्लास में भी गालिबन आपको शायद कहा होगा, बाकी क्लासेस में भी इस चीज को अनाउंस किया था कि आपने अपनी बुक रीडिंग लाजमी करनी है। मेज, मिलेट्स, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये वो क्रॉप्स हैं जिनकी कल्टीवेशन पाकिस्तान में होती है और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इनकी कल्टीवेशन के बारे में जो कुछ भी है वो आपने लाजमी पढ़ लेना है, बुक रीडिंग आपने इसके लिए लाजमी कर लेनी है। क्लियर? एक बात जरूर याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का, अच्छा मैं अभी क्लास के एंड पे इंशाल्लाह आपको, मुझसे ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है एंड यू नीड समथिंग कि हमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जाएं या वो टॉपिक्स बता दिए जाएं जो थोड़े से ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल बी शेयरिंग द नेम्स या आई विल बी शेयरिंग दोज चैप्टर्स जिनको आपने बहुत ज्यादा ध्यान से देख लेना है। वैसे तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कंसीडर मत कीजिएगा कि आई एम रिवीलिंग कि ये चीज आएगी और ये चीज नहीं आएगी। नो, आई विल बी शेयरिंग कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसको आपने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है और बहुत ज्यादा आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 की मैं आपको बात ये कह रहा था कि चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का जब भी आपके पेपर में एग्जामिन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर आपके साथ जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, कोई पैटर्न, कोई ट्रेंड, ठीक है, शेयर किया जा रहा होता है। एंड यू आर यूजुअली आस्क कि आप जो है वो बताएं कि कंपैरिजन करें दो चीजों के दरमियान में, या जो ट्रेंड आपके सामने शो किया जा रहा है इस ट्रेंड को अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन करें। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 से ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। क्लियर? सेकंड इज के पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप्स हैं जो कि हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो रबी क्रॉप्स हो या खरीफ क्रॉप्स हो, इनके बारे में थोड़ा सा आपने जरूर पढ़ लेना है कि व्हाट आर दोज एरियाज जहाँ पे आपको कॉटन मिलता है, राइस मिलता है। मतलब सिंध प्रोविंस में कहाँ कहाँ पे आपको कॉटन की क्रॉप्स मिलेंगी, राइस कहाँ कहाँ पे मिलेगा, अच्छी व्हीट जो है वो कहाँ पे ग्रो कर रही होती है एंड ऑल दैट स्टफ। ये सारी की सारी एटलीस्ट एक से दो एरियाज के नाम आपको हर प्रोविंस में पता होने चाहिए जहाँ पे सारी की सारी क्रॉप्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं या मिलती हैं हमें। क्लियर? आगे अगर इसको हम देखते हैं, so we are heading towards barani farming, or you can also say that this is known as the barani crops. ठीक, the word barani, we have also discussed this thing in our physical classes when we were having it. तो बारानी क्रॉप्स का वर्ड जहां कहीं भी आ जाएगा, या बारानी क्रॉप्स का या बारानी फार्मिंग का वर्ड जहां कहीं भी आ जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा कि दिस इज दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, दिस इज दैट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस व्हिच इज बीइंग डन विदाउट इरिगेशन, मतलब विदाउट एनी सोर्स ऑफ प्रॉपर, यू कैन से कि पानी का कोई प्रॉपर सोर्स आपके पास नहीं होता, इरिगेशनल मेथड्स आपके पास इसमें नहीं होते, बट this kind of farming या this kind of agricultural practice mainly depends on rainfall. पोटवार प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं तो हमने वीट जब पढ़ रहे थे तो वीट में शायद हमने डिस्कस किया होगा कि पोटवार प्लेट्यू इज दैट रीजन जहां पे आप के पास कोई इरिगेशन के बहुत अच्छे सिलसिले मौजूद नहीं है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म आपके पास वहां पे मौजूद नहीं है। सो दैट एरिया मेनली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। वहां पे जितनी भी क्रॉप्स लगती हैं, जितनी भी कल्टीवेशन की जाती है, दैट मेनली इज डिपेंडेंट ऑन दी रेनफॉल, कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहां पे होती है। तो बारानी फार्मिंग या बारानी क्रॉप्स, आप उन्हीं क्रॉप्स को कहते हो कि वो सारी की सारी क्रॉप्स जो कि ग्रो करती हैं
विदाउट एनी सॉर्ट्स ऑफ डिपेंड कर। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे होते हैं? मेनली दिस इज वीट, बार्ले, ये सारे के सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ये सारे के सारे जो एरिया क्रॉप्स होती हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। क्लियर? प्लफिंग होती है आफ्टर, यानी कि जब कभी बारिश हो जाती है उसके बाद यहाँ पे प्लफिंग स्टार्ट की जाती है। ठीक, फील्ड साइज वेरी करता है, इट कुड हैव बीन स्मॉल, इट कुड हैव बीन लार्ज, लेकिन आमतौर पे बहुत ज्यादा लार्ज एरियाज में नहीं होता, फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम एरियाज ही या फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम फील्ड्स ही होती हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर फॉल कर रही होती हैं। क्लियर? आमतौर पे जो फार्मर्स होते हैं, अब इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्हेन दे कैन नॉट अफोर्ड एनी सॉर्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, देन हाउ कैन दे अफोर्ड हेवी मशीनरीज, हाउ कैन दे अफोर्ड गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे लैक ऑफ मशीन्स आपको देखने में नजर आएंगी, यहाँ पे आपको एडवांसमेंट नजर नहीं आती, बल्कि ट्रेडिशनल मेथड्स आपको ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा ये है कि मैनुअली काम यहाँ पे ज्यादा होता है। जिन एरियाज में बारानी क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है या बारानी फार्मिंग की जा रही होती है, उन एरियाज में ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ये बात अभी मैंने जो कही कि एनिमल डंग को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दे आर नॉट केपेबल टू यूज एनी सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजर। क्लियर? Heading towards livestock farming. Livestock हम सब जानते हैं what do we mean by this particular word, and farming we all know that. Keeping of animals. ठीक है, animals को अपने पास जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी फार्मर्स होते हैं, वो जितने भी लोग होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से एसोसिएट होते हैं, दे यूज्ड टू कीप सम सॉर्ट ऑफ एनिमल्स, अपने साथ लाजमी एनिमल्स को रखते हैं। क्लियर? अब ये एनिमल्स को रखने की भी दो कैटेगरीज हैं, या तो वो मतलब मकसद जो पर्पस होते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, या तो वो रख रहे होते हैं अपनी किसी जरूरत को फुलफिल करने के लिए। सबसिस्टेंस का वर्ड अगेन ये वर्ड दोबारा से आ गया। ठीक, वी हैव डिस्कस द वर्ड सबसिस्टेंस। इट मींस whenever we are performing any sort of activity to fulfill the demands, to fulfill the need of very limited area, बहुत कम लोगों की, मखसूस लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको हम सबसिस्टेंस का नाम दे देते हैं। द सेकंड वन इज कमर्शियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे होते हैं कि मेनली जो लाइव स्टॉक को रखा जा रहा होता है, या तो जितने भी फार्मर्स हैं अपनी ही नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अगर उनको मिल्क की जरूरत है तो उन्होंने गाय भैंसे पाल रखी होती हैं, अगर उनको एग्स की जरूरत है तो उन्होंने हैन रखी हुई होती है, अगर उनको अपनी फील्ड्स की रखवाली की जरूरत है तो आमतौर पे उन्होंने कोई डॉग्स वगैरह रखे होते हैं या कोई ऐसा एनिमल रखा होता है जो कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट के ऊपर शोर मचा देता है, तो ये लाइव स्टॉक वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, और ये उनकी बहुत ही लिमिटेड नीड को फुलफिल कर रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड कमर्शियल लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें तो कमर्शियल लाइव स्टॉक क्या चीज होती है, थोड़ा सा नीचे चल के हम देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, सबसिस्टेंस को इन्होंने अगेन तीन कैटेगरीज के अंदर, तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक तो वो सबसिस्टेंस लाइव स्टॉक फार्मिंग है, इन्हीं के जानवरों को पालना अपने पास, जो कि नोमैड पीपल को डिस्कस कर चुके हैं अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर। देखें, ये वो लोग होते हैं हु यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं। जहां कहीं से इनको वाटर सप्लाई मिलनी कम हो जाती है, फूड सप्लाई मिलनी कम हो जाती है, जहां कहीं पे ये सिक्योर फील नहीं करते, दे यूज्ड टू माइग्रेट। जब इनको वेदर सूटेबल नहीं लग रहा होता किसी जगह का, बहुत एक्सट्रीम वेदर हो जाता, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, दे यूज्ड टू माइग्रेट। ठीक है, तो नोमैडिक पीपल वो लोग होते हैं, ये भी अपने साथ आमतौर पे जो है शीप रखते हैं, बकरियां, गोट्स रखते हैं, के पास होते हैं, चीजें इनके पास मौजूद होती हैं, विच इज ये सारी की सारी चीजें। एंड कैमल्स को इसलिए रखा जाता है कि इनको ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी हेल्प हो जाती है, तो कैमल्स को ये रखने का पर्पज होता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें लाइव स्टॉक फार्मिंग, जिसको हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं या सेमी नोमैडिक पीपल कहते हैं, ये भी लोग वो होते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं।
लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है, इनकी जो माइग्रेशन होती है, वो याद रखिएगा बच्चों, ये सीजनल होती है। ठीक है, परमानेंट नहीं होती, ये सीजनल होती है। नोमैडिक पीपल की जो माइग्रेशन है दैट इज परमानेंट, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते हैं, वेदर कंडीशंस की वजह से, वाटर सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, फूड सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, लैक ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन ये जो सेमी नोमैडिक पीपल होते हैं या जो ट्रांस ह्यूमंस जिसको हम कहते हैं, ये सीजनल मूवमेंट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा केपीके के जो एरियाज हैं, चित्राल वगैरह की अगर आप बात करें, सवात की बात करें, जो बड़े नॉर्दर्न एरियाज पे बहुत ज्यादा हाइट पे मौजूद है, जब कभी भी बहुत ज्यादा सर्दियों का मौसम आता है तो द पीपल हु आर लिविंग इन दोज एरियाज दे यूज्ड टू कम डाउन, ये नीचे के इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाती हैं, वहां पे रहना, वहां पे अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर देम। सो दे यूज्ड टू माइग्रेट, ये ऊपर के एरियाज से नीचे के एरियाज की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और जब कभी भी गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो ये नीचे की एरियाज से दोबारा से अपने ऊपर वाले एरियाज की तरफ चले जाता है। सो ये सीजनल मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, समर वेकेशन, समर के टाइम पे भी और विंटर के टाइम पे भी। तो इस तरह की मूवमेंट को हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं, या इनको सेमी नोमैडिक पीपल भी कहा जा रहा होता है। इनके पास भी अगेन कैमल्स भी होते हैं, इनके पास शीप्स भी होती हैं, गोट्स भी होती हैं, हैन भी होती हैं। इनकी डेयरी की जो नीड्स हैं, दूध की, मीट की, वुल की, अपने ही जानवरों को ज़िबा करके उनकी खाल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और उससे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बना के अपने आप को सर्दी से बचा रहे होते हैं। क्लियर। तीसरी तरह की लाइव स्टॉक फार्मिंग है विच इज बीइंग डन बाय दी सेटल्ड पीपल। ये वो लोग हैं जो कि परमानेंटली एक ही जगह पे रहते हैं। दे डू नॉट यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बात समझ आ रही है? आमतौर पे जो पंजाब या केपीके के साइड के एरियाज हैं, यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं, यहाँ पे भी जितने लोग जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में अपना कुछ ना कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज द पीपल हु आर सेटल्ड पीपल, जिनकी जमीनें हैं, जो अपनी जमीनों पे ही रहते हैं। अब ये अगर अपने पास कोई ना कोई लाइव स्टॉक को रखेंगे, कोई ना कोई जानवर वगैरह अगर पालेंगे फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सो दे विल बी कॉल्ड, या दिस टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग विल बी कॉल्ड, कि ये लाइव स्टॉक फार्मिंग की जा रही है बाय दी सेटल्ड पीपल। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, अगर आप एक दफा इसको पढ़ भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कमर्शियल लाइव स्टॉक फार्मिंग, अब ये वर्ड जहां कहीं भी आ जाता है आपके पास, द वर्ड कमर्शियल, ठीक है, समथिंग विच इज बीइंग डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, समथिंग विच इज बीइंग डन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए काम किया जा रहा है। बड़े बड़े बाड़े आपने देखे होंगे, हम सबके एरियाज में आमतौर पे सब तकरीबन हर एरियाज में, कराची में अगर आप रह रहे हैं तो हर इलाके में आपको तकरीबन कोई ना कोई मिल्क शॉप नजर आ जाएगी, कोई ना कोई आपको गोश्त की दुकान नजर आ जाएगी। ठीक है, they are the people who used to sell milk, they are the people who used to sell the meat। अब ये मिल्क या मीट कहाँ से आ रहा है? ठीक है, दे हैव केप्ट सम एनिमल्स समवेयर इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, वहीं से ये लोग मिल्क निकालते हैं और उस मिल्क को भी सप्लाई किया जाता है उन तमाम एरियाज में जहां जहां पे भी इस मिल्क को कंज्यूम करने वाले रहते हैं। शहरी इलाकों में, आमतौर पे गली मोहल्लों के अंदर शॉप्स बनी हुई हैं। क्लियर? तो ये लोग जो अपने पास लाइव स्टॉक फार्मिंग करेंगे, या जो कोई भी अपने पास एनिमल्स को रखेंगे, दे विल कीप देम इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक, उनके लिए खाने भी फिर वैसे ही होंगे, उनके रहने के जो जगह होंगी वो भी फिर उसी हिसाब से होंगी, क्योंकि ये टेम्पररी नहीं है, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज बीइंग डन ऑन परमानेंट बेसिस और ऑन अ वेरी लार्ज बेसिस, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। क्लियर? तो कमर्शियल लाइव स्टॉक फार्मिंग आप यहाँ पे देख रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, डिटेल्स सारी की सारी आपकी बुक में भी मौजूद हैं, और ये नोट्स अगर आप में से कोई लेना चाहे तो व्हेन यू विल रीड इट तो यू विल कम टू नो कि सारी की सारी चीजें एक दफा पढ़ के आपको समझ में आ जाएंगी। इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग क्वाइट बिट। जल्दी जल्दी से इसको हम डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। अब एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आमतौर पे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड दैट इज कि आप बता दीजिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। आपने ये तो बता दिया कि लाइव स्टॉक फार्मिंग दो तरह की है, सबसिस्टेंस है, कमर्शियल है, लेकिन इसका फायदा क्या है? ठीक, तो भाई फायदे भी हम डिस्कस बेसिकली कर चुके हैं।
दे यूज्ड टू ड्राफ्ट पावर इन द ट्रेडिशनल फील्ड्स, जहां कहीं पे भी मैनुअल काम हो रहा होता है, यानी कि मशीन्स इस्तेमाल नहीं होती, वो फार्मर्स जो कि मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, दे यूज्ड टू यूज दीज एनिमल्स, वो इन एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं अपने काम को फुलफिल करने के लिए। इरिगेशन अगर आपने करनी है और आपके पास ट्यूबवेल्स नहीं है, आपके पास मशीन्स नहीं है, तो आप जानवरों की हेल्प लेते हैं। पुराने वक्तों में ऐसा ही होता था। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर द पीपल, अभी हमने बात की है कि दूध सप्लाई करना है, बटर सप्लाई करना है, मीट सप्लाई करना है, एग सप्लाई करने हैं, समहाउ हम इन एनिमल्स से ये सारी की सारी चीजें ले रहे होते हैं। रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, लेदर अगर आपको बनाना है तो अगैन आपको खाल चाहिए, मिलेट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इस तरह की चीज रिक्वायर्ड है। We used to export it. It used to contribute around 10% to the GDP, and it also provide employment opportunities to a very large number of people. ठीक है, काउ डंक जो होता है उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज ए फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर के तौर पे, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है कि जिसमें कोई केमिकल एडिशनली ऐड नहीं है, और बहुत अच्छा यूं कह सकते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से बहुत बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइजर आपके पास मौजूद होता है। ठीक, अगेन दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड या द प्रॉब्लम्स ऑफ हैविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कीपिंग दीज एनिमल्स, लाइव स्टॉक फार्मिंग के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी होंगे, कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस भी होंगे, इसको भी जरा ध्यान से देख लें, पूछा जा सकता है। या लाइव स्टॉक फार्मिंग बड़ी मुश्किल क्यों हो गई है? वी हैव लैक ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स। याद रखिएगा कि एनिमल्स जो होते हैं, ये जो भेड़ बकरियां होती हैं, शीप्स वगैरह, काऊ वगैरह, आमतौर पे ये चारा खाते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो हैं, इनको चरने के लिए ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद नहीं है। आमतौर पे इनको जिन जगहों पे रखा जाता है उसके आसपास कोई फॉरेस्ट मौजूद नहीं होते, कोई इस तरह के एरियाज नहीं होते जहाँ पे ये ग्रेजिंग कर सकें। ठीक, तो इससे अल्टीमेटली इनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, और उस हेल्थ के अफेक्ट होने से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, जो चीजें हमें इनसे, या जो प्रोडक्ट्स हमें इनसे मिलते हैं, वो भी अफेक्टेड हो रहे होते हैं। ठीक, हाई प्राइसेस ऑफ एनिमल फीड, एनिमल फीड अगेन जो आपने खाना उनको खिलाना है, जब आपके पास ऐसे फॉरेस्ट ही नहीं है, जब आपके पास ग्रेजिंग ग्राउंड्स ही नहीं है, तो अल्टीमेटली एनिमल फीड को अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन कमर्शियल बेसिस। अगर कमर्शियल बेसिस पे भी अगर आप ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई आप केमिकल्स या कोई आप मेडिसिन उन जानवरों को नहीं लगाते, और नेचुरल फीड पे आपने उनको रखा हुआ है, तो आपके लिए उस फीड को अरेंज करना और उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, महंगी होती हैं चीजें। ठीक है, और इतने सारे एनिमल्स के लिए इंतजाम करना, और अल्टीमेटली जानवर ऐसे तो नहीं है कि दिन में 3 दफा खाना खाएगा, कि इंसान जो है ना वो सुबह और दोपहर और शाम में खाना खाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं और रात में खाना खाते हैं, दिन का खाना स्किप कर देते हैं। जानवर को तो जब भूख लगेगी वो खाना मांगेगा और वो खाना खाएगा, तो इस एनिमल फीड को अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी कभी अफोर्डेबिलिटी पे बात आ जाती है। ठीक है, इनएफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम, भाई याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको मार्केटिंग कैंपेन चलानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा लोगों को, चाहे आप लोकली बेच रहे हैं या चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास मार्केटिंग जो मैकेनिज्म है वो इतना कोई खास नहीं है। क्लियर? फिर ये है कि प्राइसिंग इश्यूज हैं, अर्बन एरियाज से अगर आप कोई लाइव स्टॉक रखते हैं अपने पास, उसको रखने में और उसको परचेज करने में कीमतें कुछ अलग हैं, और अगर आप रूरल एरियाज में करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में इन एनिमल्स को रखते हैं और अर्बन एरियाज की तरफ लेके आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके चार्जेस ठीक ठाक आपको पड़ते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस आपके पास है, प्राइमेटिव ब्रीडिंग मेथड्स, हमें ब्रीडिंग मेथड्स के अंदर भी जो है ना वो थोड़ी सी चीजें सीखने की जरूरत है। थिंग्स आर नॉट वेरी मच गुड इन शेप। मेन लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज, आई विल जस्ट नेम देम, ये हम सबको पता है कि कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जो कि लाइफ स्टॉक की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। बफेलोज हैं, पोलक्स हैं, काउ है, शीप, गोट्स, पोल्ट्री एंड सो ऑन। हम सबको पता है कि बफेलोज आर द मेन सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। ठीक है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है दोबारा से। ब्रीड्स ऑफ बफेलो अगर आप में से कोई चाहे, एग्जाम में आई डोंट थिंक कि ये ब्रीड्स ऑफ बफेलो आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी अपनी मालूमात के लिए इफ यू वांट टू रीड इट, ये नोट्स के अंदर मेंशन है, आप इसके उसको पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? बुलक और काउ, अगेन
काउ से भी हम जो है वो मिल्क हासिल कर रहे होते हैं, मीट हासिल कर रहे होते हैं, उसकी स्किन से जो है वो हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गुड्स बना रहे होते हैं, लेदर वगैरह जो है वो बनाने में काम आ रही होती है, और भी बहुत सारी चीजें इसके हम प्रोडक्ट से बना रहे होते हैं। क्लियर? ये सारे के सारे जो आपको नाम नजर आ रहे हैं, ये भगनारी, धानी, रेड सिंधी, ये सारी की सारी काओ की क्लासेस हैं कि इतनी टाइप्स ऑफ ब्रीड्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं। शीप्स एंड गोट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई शीप्स एंड गोट्स अगेन दूध, खाल, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ये हमें इनसे मिल रहे होते हैं। नो नीड टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट देम। ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ शीप, कितनी किस्म की आपके पास शीप्स मिलती हैं, ये सारी की सारी आपको चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो नॉट अ वेरी कोई मुश्किल चीज नहीं है, नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टफ, वेरी इजी टू स्टडी, वेरी इजी टू रीड। क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें, इफ यू हैव योर बुक, देर आर सम टॉपिक्स, देर आर सम थिंग्स विच आर रिमेनिंग एंड वी नीड टू डिस्कस। एग्जाम्स के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कि जो आपका आउटपुट है वो अफेक्टेड हो रहा है। तो आप उसमें सबसे पहले बता सकते हैं कि टोपोग्राफी यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, इफ द लैंड इज नॉट फ्लैट, इफ द लैंड इज नॉट फर्टाइल, इफ द लैंड इज रफ, अनइवन, डिस्टर्ब्ड है, तो उस लैंड के ऊपर आप कभी भी अच्छी एग्रीकल्चरल गुड्स को ग्रो नहीं कर सकते। सॉइल, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है, अगर उसके अंदर एलुवियम कैरेक्टरिस्टिक्स उतनी ज्यादा नहीं है, तो अगेन यू कैन नॉट प्रोड्यूस गुड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पंजाब की जमीन को या सिंध की जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं क्यों अच्छा कंसीडर किया जाता है, स्पेशली पंजाब की जमीन को या पंजाब की सॉइल को? रीजन बीइंग कि वो सारे के सारे एरियाज किसी न किसी रिवर के पास से होते हुए गुजरते हैं, या कोई ना कोई रिवर जो है वो उनके पास से होता हुआ गुजर रहा होता है, और उन रिवर के अंदर जो वाटर है, दिस वाटर इज फुल ऑफ मिनरल। जब वो वाटर उस सॉइल के साथ मिक्सअप होता है तो वो सारे के सारे मिनरल्स उसके अंदर एड ऑन होते हैं, विच बेसिकली एनहांसेस द फर्टिलिटी ऑफ दैट सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड। क्लियर? अनदर फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, दैट इज वाटर। आपके पास इरिगेशनल मेथड्स क्या क्या हैं? ठीक, व्हाट आर दोज मेथड्स? आप पानी सही से सप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं, जिन जिन जगहों पे पानी की रिक्वायरमेंट है, और जितनी रिक्वायरमेंट है, ईदर यू आर फुलफिलिंग इट और नॉट। ठीक, टेम्परेचर यानी कि आप वेदर की बात कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा पेस्ट, बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि आपकी क्रॉप्स को, आपके कल्टीवेटेड फील्ड्स के ऊपर जो क्रॉप्स लगी हुई हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो अफेक्टेड हो रही होती हैं या इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं। इसके अलावा यह है कि फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मशीन्स, ये वो सारी की सारी चीजें कि अगर आप इसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे तो लाजमी सी बात है कि जो आपका आउटपुट होगा दैट विल बी एक्सीलेंट, दैट विल बी अप टू द मार्क, दैट विल बी ऑफ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। यहां तक बात क्लियर है? एक टर्म इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई है, और मुझसे आई डोंट नो आपकी क्लास में से किसी ने पूछा था या किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस टर्म। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। द टर्म एक्चुअली वाज HYVs। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, output, something which is required after the input and process steps। ठीक है जनाब? तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसके जरिए हम अपनी आउटपुट को एनहांस कर सकते हैं, हम अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं? तो लाजमी सी बात है कि आप अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो आप अपने सीड्स हैं, उनको आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट द आउटपुट और द प्रोडक्टिविटी कैन बी एनहांस्ड। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर आप हाई यील्ड सीड्स को या फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये आपकी आउटपुट को 10 to 20% इंक्रीज कर रहा होता है।
ठीक है, कंडीशन इज कि आप वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं और वेदर कंडीशन भी सूटेबल है, तब तो ये होता है कि आपकी जो आउटपुट है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत हद तक इंक्रीज हो रही होती है। क्लियर? देयर आर सम नेम्स मेंशन इन योर बुक्स एंड द नोट्स एज वेल, जो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा कि वो कौन कौन से सीड्स के नाम है। ठीक है, अगर हम वीट की बात करें तो वो कौन कौन से सीड्स हैं या वो कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अगेन दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, एग्जाम में इतनी ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पूछी जा रही होती, लेकिन आपकी मालूमात के लिए ये चीजें जरूरी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? The last thing what we are going to discuss is somehow what are the efforts which the government is making in order to improve the agricultural production. Government क्या क्या काम कर रही है भाई इस agricultural activity को अच्छा करने के लिए, इसको improve करने के लिए? तो government is doing a lot of work. सबसे पहली बात तो ये कि वो कोशिश कर रही है कि हम अच्छे fertilizers, अच्छे seeds को produce करें. अगर पाकिस्तान में produce नहीं होते तो इसको import करें so that the output of the agricultural goods can be enhanced. सही? जो फार्मर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो की फील्ड्स में काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है ऑन रेगुलर बेसिस या ऑन पीरियोडिक बेसिस, उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि अच्छी क्वालिटी की मशीन्स प्रोवाइड की जाएं। अगर आप फ्री में नहीं दे सकते तो एटलीस्ट कम कर्जे के साथ, आसान शर्तों के साथ उनको प्रोवाइड किए जाएं, सो दैट द फार्मर्स कैन ऑप्ट द ट्रेडिशनल द एडवांस मेथड, वो ट्रेडिशनल मेथड्स को मजीद इस्तेमाल ना करें जो कि पहले के जमानों में हुआ करते थे। ठीक, they are also providing them some financial resources so that they can enhance their एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो भी जिस प्रैक्टिस को भी वो फॉलो करते हैं उसको थोड़ा सा एनहांस कर लें और पुराने तरीकों को छोड़ के नए तरीकों की तरफ अब आते चले जाएं। सो दिस इज ऑल व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। बात समझ आ गई है? कोई चीज अगर हमने अभी स्किप की है तो आई विल हाईली रिकमेंड टू प्लीज रीड योर बुक्स। बुक रीडिंग मत छोड़िएगा किसी भी सूरत के अंदर, वेदर यू हैव द नोट्स फ्रॉम 10 टीचर्स, आपके पास 10-20 टीचर्स की भी नोट्स अगर आपके पास आ जाएं, डू नॉट स्किप बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आपने एग्जाम से पहले लाजमी करके आनी है। बात समझ आ रही? बुक रीडिंग आपने लाजमी करके आनी है, वेदर इट दिस इज हिस्ट्री, वेदर दिस इज ज्योग्राफी, लाजमी करनी है। ठीक, नोट्स अगर आपको किसी आप में से किसी को चाहिए तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑन विच यू कैन शेयर योर डिटेल्स। उन नोट्स के अंदर ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ नोट्स नहीं है बल्कि पास पेपर क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम अक्सर जिक्र करते हैं कि वर्कशीट्स हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं एंड दैट विल डेफिनेटली will help you in order to get yourself prepared for your exams. काउ की टाइप्स पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट शेयर फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। ठीक है, जितनी भी ब्रीडिंग टाइप्स आपको बताई गई हैं, चाहे बफेलो की हो, काउ की हो, शीप की हो, किसी की भी हो, दैट इज फॉर योर पर्पस, दैट इज फॉर योर नॉलेज पर्पस ओनली। तो अगर आपका कोई सवाल है, यू हैव 10 सेकंड्स टू गो, आप सवाल पूछ सकते हैं। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।